नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, चैप्टर है फ्रिक्शन। लॉज ऑफ मोशन जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उसका ही एक तरह से पार्ट मानिए, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने वो पढ़े, इंक्लाइन था, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर कंडीशंस वर देयर, ऑल हैड नो फ्रिक्शन। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, फ्रिक्शन कितना एक्ट करता है, और कुछ लॉज होते हैं। ठीक है ना? तो बेसिक्स तो हम सबको पता ही है कि फ्रिक्शन होता क्या है। मेरे पास कोई और किताब तो यहाँ रखी नहीं है, तो देख लेते हैं सीवी में क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो बेसिक्स क्या पता है फ्रिक्शन के बारे में तुम लोगों को? अपोजिंग फोर्स होता है, और क्या कह सकते हो? मोशन को स्लो डाउन करता है, और क्या कहते हो? अट्रैक्शन बनाता है। वेरी गुड। किस चीज के बीच में? रिजिड सरफेस के बीच में। ठीक है, ठीक है। जो भी कह रहा हूं मैं, किसी चीज को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन शायद फ्रिक्शन का आइडिया ही तुम लोगों का गलत है बचपन से। यही सिखाते ना फ्रिक्शन, ये नहीं बताते कि फ्रिक्शन मोशन करा भी सकता है। एक बिल्कुल सिंपल सिनारियो की बात करते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि तीनों लॉज ऑफ मोशन थोड़े थोड़े आते हैं। तीन लॉज थे, जो रुका है रुका रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सभी को आता है बचपन से। और तीसरा लॉ, सेकंड लॉ क्या था कि एफ इक्वल्स एम ए, दैट इज एफ इक्वल्स डीवी डी टी। एम डीवी डी टी यानी कि डीपी डी टी होता है एक्चुअली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान देते हैं, एकदम शुरुआत पे चलते हैं कि फ्रिक्शन को हम लाए कहां से। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है, और एक कांटेक्ट फोर्स लग रही होती है। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट तुम मान सकते हो जो सरफेस के अलोंग लग रहा होता है, वो कहलाता है फ्रिक्शन। इस तरीके से देखा जा सकता है। हर बॉडी, दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट फोर्स होती है, राइट? समझिए, जो कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट्स, उस पे लग रही है आपस में। तो ये हम उल्टा भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रिक्शन और नॉर्मल एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, एन और फ्रिक्शनल फोर्स का एक रिजल्टेंट कहलाता है कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स। हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो हमने अभी एक डिफाइन कर दिया बस कि फ्रिक्शन हाँ होता है। फ्रिक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, राइट? I'm not a big fan of what is written in a lot of books. कई बुक्स कहते हैं देखो कि एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई भी सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता है। ग्लास भी काफी हद तक खुरदुरा होता है। मॉलिक्यूलर लेवल बिल्कुल जैसा ये तुम्हारा माइक्रोफाइबर है ना, काफी कुछ ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा सा होता है सरफेस। कई लोग कहते हैं कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो कुछ जगहों पे बॉन्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहां तक जाती है थ्योरी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस थ्योरी, बहुत ज्यादा तो नहीं। ठीक, तो फिलहाल हम इसको स्किप करेंगे, मैं ओरिजिन पे बहुत नहीं जाऊंगा। बट दो बॉडीज जब कांटेक्ट में होती हैं, वर्ड से याद रखेंगे, जब दो बॉडीज आपस में किस में होती हैं, कांटेक्ट में, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी जीरो, फ्रिक्शन कैन नॉट बी जीरो। बहुत ही घटिया सी बात है, हम लोग कह देते हैं फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन कैन कॉज मोशन। कोई रियल लाइफ एग्जांपल सोच सकते हो क्या? कोई रियल लाइफ एग्जांपल सोच सकते हो कि फ्रिक्शन क्या करता है? वॉकिंग। ओके, बढ़िया है, गुड एग्जांपल। हाउ इज वॉकिंग एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन? अगर स्मूथ सरफेस होगा तो आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अभी भी ये नहीं बताया कि फ्रिक्शन चला कैसे रहा है।
ये हमारा पैर है, मेरा हाथ है, मान लो पैर है, और ये ग्राउंड है, ये भी हाथ है, मान लो ग्राउंड है। हमने ऐसे पैर रखा और पीछे को पुश किया। ये पुश, कई लोग इसको न्यूटन के थर्ड लॉ से बताते हैं कि हम पीछे पुश कर रहे हैं तो ग्राउंड आगे पुश कर रहा है हमको। रियलिटी में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, बोथ आर फ्रिक्शनल फोर्सेस। और अच्छा एग्जांपल, अभी इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती, अगले दिन अगले ही हफ्ते में जिम्बाब्वे से हार गई बुरी तरह, उसके बाद फिर जीत गई। बट हारी तो हारी ना, खेल है, कभी कभी हार और अक्सर हार लगी रहती है। जब मैं खेलने जाता हूँ तो सुनो क्या होता है। क्रिकेट में इमेजिन करो एक बॉल है हमारे पास, हमने स्पिन बॉल फेंकी तो क्या होगा। ग्राउंड पे जैसे मान लो यू आर द बैट्समैन फॉर सम टाइम, और आजकल तो बैट पर्सन हो गया, पता बैटर हो गया, जेंडर इक्वालिटी। तो हमने बॉल फेंकी, ऐसे बॉल घूम रही है ना, ये बॉल है, बॉल ऐसे घूम रही है, राइट, इधर को ऐसे। बॉल सीधे फेंकी थी। न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इस बॉल पे, ये बॉल इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहनी चाहिए, यही तो कहता है ना। अब जैसे ही ये बॉल जमीन पे टिप खाती है, क्या होता है, टर्न कर जाएगी। इधर घुमाया तो ऐसे टर्न कर जाएगी टिप खा के, इधर घुमाया तो ऐसे टर्न खा के टिप खा के टर्न कर जाएगी। ऐसा क्या हुआ, क्या लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा ना। वो एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाया, ग्राउंड ने। और किस फॉर्म में लगाया, तो देखो ना, ये बॉल तो इधर को तो जा ही नहीं रही थी। हमारे फ्रेम से देखने पे क्या दिखा कि बॉल टिप खा के घूम गई। क्यों घूमी, यानी कि पहले इस तरफ को मोशन नहीं था, अब देखने पे इस तरफ को मोशन हो गया। तो किसने मोशन कराया, ये फ्रिक्शन ने। तो ये नहीं रटना है, रटना तो कुछ भी नहीं, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। ये तो हमको बिल्कुल ही नहीं याद करना है, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन कैन कॉज मोशन। और अच्छा एग्जांपल दिखाते हैं, पेपर है, राइट, पेपर के ऊपर लाइट आ रही है, अच्छी बात है रिकॉर्डिंग के बीच में, नहीं तो पसीना पसीना हो रहे होते। पेपर के ऊपर हमने ये रिमोट रख दिया, ठीक है। केवल रिमोट को इमेजिन करो, एक फ्री बॉडी डायग्राम। इसको फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सिर्फ रिमोट को देखो, दुनिया भर की चीजों को मत देखो, ठीक है ना। मान लो किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, दुनिया भर को देख रहे हो तो जूते पड़ेंगे ना। जिसके साथ जा रहे हो बस उसे देखो, इसके साथ जा रहे हो तुम, इसको देखना है। और इसको हम ऐसे मेरे हाथ पे कोशिश करते हैं चलाने की, ठीक। ये जो रिमोट था, क्या मैंने रिमोट को चलाया, क्या मैंने रिमोट पे फोर्स लगाई, और रिमोट पहले रेस्ट पे था, अब चल दिया। क्या को चल दिया, क्या लगा, किसने फोर्स लगाई, न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो कहते हैं ना, जो जब तक चल नहीं रहा, जो जब तक रुका रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मैं अक्सर सेकंड लॉ बोल देता हूं क्योंकि सेकंड लॉ से दोनों लॉस को मैथमेटिकली निकाल सकते हो। क्या चला रहा है इसको, भाई ये दोनों आपस में कांटेक्ट में थे ना, ये दोनों। या मैं इसको हाथ पे रख देता हूं, चलो और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं। मैं फोर्स किधर को लगा रहा हूं, इन विच डायरेक्शन, ऊपर को। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो नीचे गिरेगा। मैं इस पे ऊपर को फोर्स लगा रहा हूं, राइट। नहीं यकीन है तो हाथ पे कुछ भारी रख के देखो, हाथ ऐसे नीचे झुकेगा ना। नीचे को ये फोर्स लगा रहा हूं, ऊपर को लगा रहे, इक्विलिब्रियम पे रुका हुआ है। अब अगर मैं ऐसे चलने लग जाऊं तो बताओ, क्या मैंने इसको चलाया, चला तो नहीं रहा हूं बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, क्या ये ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना, क्या मैंने पुश या पुल किया, मैंने तो अपना हाथ चलाया। ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ के साथ क्यों गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स था। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो यहां तो इसको चलाया किसने, फ्रिक्शन ने। और हम क्या रट के आते हैं बचपन में, फ्रिक्शन अपोजेस, बट ऐसा नहीं है। जो वर्ड है फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, वह है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई नहीं चलना चाह रहा, इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है, देखो ये दोनों रखे हुए हैं, इधर देखना प्लीज, ये दोनों रखे हैं। लेकिन अगर मैं हाथ चलाना चाहूं तो अब देखो, इस सरफेस और हाथ के सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन आएगा। रिलेटिव मोशन मतलब चाहे ये चले चाहे ये चले, इससे मतलब नहीं, कोई एक चल दिया तो रिलेटिव मोशन। इसको देख के लगा ये चल रहा है, तो क्या चाहेगा फ्रिक्शन की रिलेटिव मोशन ना हो, तो रोकेगा। आपस में रिलेटिव मोशन रोकने के चक्कर में हमको क्या दिखा, मोशन हो रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स, हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। बाकी ये वाली थ्योरी बहुत बुक्स में मिलेगी, मैं बहुत इसको डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा इस पर। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, ठीक है। बहुत बुक्स में
इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी बुक्स अच्छी किताबों में शायद उतना डिटेल में ना दिया हो। अच्छी किताब है, ठीक है, द वन दैट आई एम यूजिंग, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फ्रिक्शन में कोई डाउट कि फ्रिक्शन होता क्या है? तो फटाक से लिख लो नोट अगर करना चाहो तो एक लाइन में, ताकि जीवन भर के लिए याद हो जाए। टैटू बनवा सकते हो इसका कि friction is a force that opposes relative motion between two solids। हम सॉलिड के फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन हमें बाद में पढ़ना है, वो ज्यादा खून पिएगा, मजा भी उसमें ज्यादा आता है। राइट, सो फ्रिक्शन की बात कर रहे थे हम लोग कि फ्रिक्शन क्या करता है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बेसिक्स से हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है इस समय। अभी केवल हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन कितने तरह का होता है। ठीक, पहला फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पहला फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन। दो बॉडीज अगर एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहे हैं, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हमने नाम दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो जरा मुझे बताओगे, मैंने रिमोट का रखा, हाँ, तो बताओगे क्या मेरे हाथ और रिमोट के बीच में कैसा फ्रिक्शन है? अगर है तो है भी कि नहीं, पहले बताओ। देखो ये रिमोट को मैंने से टिल्ट किया है ना, ग्रेविटी। अगर ये एकदम चिकना हाथ होता तो है नहीं मेरा हाथ, अच्छी बात है ना, आजकल लोग करते हैं सब। तो अगर मैं इसको रखता है ऐसे, इस ऑब्जेक्ट पे रखो, देखो ये ऐसे फिसल रहा है, इस पे फिसल रहा है। सेम एंगल पे अगर मैं हाथ रखता हूं तो ये नहीं फिसल रहा, जबकि ग्रेविटी नीचे को लग रही है। तो ऐसा क्या लग रहा है? इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसका एक कंपोनेंट आ रहा होगा जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। क्या ये अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है? रिलेटिव मोशन नहीं है, रुका हुआ है, तो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैं हाथ को चला दूं ऐसे, तो इनके बीच में क्या है? काइनेटिक। इनके बीच में देखो क्या है, इनके बीच में अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर और टिल्ट करें तो अब ये थोड़ा थोड़ा चलना चालू करे। चिपक गया है, स्पाइडरमैन हो गया, ट्राई करने क्या देखिए ना, मीम आजकल आते हैं, एकदम से बंदा कुछ कैच करता है फिर ऐसे चेक करता है ना। खैर, आई एम स्पाइडरमैन, हाफ स्पाइडरमैन हाफ बैटमैन। आई हैव नो पावर्स लाइक बैटमैन, आई हैव नो मनी लाइक स्पाइडरमैन। समझ लो, तो इस फिजिक्स की किताब का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन से किसी के। तो देखो, मूव करा नहीं, अभी तक क्या लग रहा था? स्टैटिक। जब बताना है तो स्टैटिक बताना तो चल देता है, और जब चलते हुए को बताना तो रुका देता है। ऐसे पलट देंगे, फ्रिक्शन स्टैटिक। अभी क्या है? काइनेटिक। जब रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा? काइनेटिक। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक क्या लगेगा? स्टैटिक। आई होप सबने नोट कर लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फ्रिक्शन का ओरिजिन हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ऑल दिस थ्योरी, बहुत नहीं, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए देखो, क्वेश्चन तो आने चाहिए ना, एकदम उस लेवल पे आने चाहिए कि मजा है। सब न्यूमेरिकल पे ही आ रहे हैं ज्यादातर। तो स्टैटिक क्लियर है, जब तक नो रिलेटिव मोशन। काइनेटिक है जब देयर इज अ रिलेटिव मोशन, राइट? अच्छा, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अब मैं बना देता हूँ, बना करके भी कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, हमने फोर्स लगाई और हम फोर्स को धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। अभी फोर्स कुछ नहीं लगाई, तो फ्रिक्शन कितना होगा? ये m मास है,
ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे को mg लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों आपस में बैलेंस्ड हैं। अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे? अंदाजा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। ठीक है, कितना लगेगा? तुम कुछ भी इमेजिन कर लो, मान लो F लग रहा है, इस तरफ को लग रहा होगा, मान लेते हैं रैंडमली। अगर इधर को फ्रिक्शन लग रहा है और इधर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, तो बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ये किधर जाना चाहिए था? जिधर फोर्स लगी। पर क्या ये इधर जा रहा है? तो इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो फ्रिक्शन को बैलेंस करने वाला कुछ है ही नहीं। तो यानी कि हम इन्फर कर सकते हैं, वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज नो फ्रिक्शन अभी। लेकिन अगर मैं कुछ छोटा सा फोर्स लगा दूं dF, बहुत छोटा था, तो अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है? अभी ये चला नहीं है, अभी चला नहीं है। इसका मतलब जितना फोर्स इधर लगा है उतना ही फोर्स इधर भी लगा होगा, दोनों बराबर होंगे। तो इस तरफ भी dF फोर्स लग रहा होगा। माइनस साइन दिखाता है कि इस तरफ को लग रहा है। ठीक है, अगर मैं dF को 10 गुना बढ़ा दूं, अभी भी नहीं चला है, तो यहां भी 10 गुना हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना कुछ। तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है एक मैक्सिमम वैल्यू और जीरो के बीच में, क्योंकि बॉडी चलती नहीं। फ्रिक्शन अपने आप नहीं चला देगा किसी को, वो भी चलाता हुआ भी तब दिखता है जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। अभी हम सिर्फ रिलेटिव मोशन को बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है इसका, इट वैरीज फ्रॉम 0 to a certain maximum value, 0 to a certain maximum value। ठीक है, तो स्टैटिक 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? स्टैटिक लग रहा तो काइनेटिक नहीं लग रहा, और जब काइनेटिक लग रहा तो स्टैटिक की वैल्यू 0। एकदम क्लियर है बेसिक्स। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहा गया है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अक्सर ये तुमसे पूछ लिया जाता है, स्कूल लेवल पे तो आ ही जाता है कि डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट। क्लियर है? और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगता है? हाँ, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस या टू ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हो अंग्रेजी तुम्हारी, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू व्हिच वी कॉल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हेन टू बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन या स्लिप ओवर ईच अदर, स्लिप कह सकते हो, रिलेटिव मोशन कह सकते हो, जो कूल लगे। तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज सरफेसेस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तुम चाहे दोनों के बीच में कुछ भी स्पीड से चला दो आपस में एक दूसरे पे, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, एज लॉन्ग एज देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट? हाँ, अभी बताएंगे ना, सब बताएंगे। अभी तो लॉज पूरे बताने कि क्या होते हैं, कुछ रूल्स हमने सेट करें। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, और ये देखा गया कि फ्रिक्शनल फोर्स यहां ना लिख करके और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है एफ से दिखा देते हैं, कूल दिखने के लिए। किसी भी सिंबल से दिखाओ, मेरे को क्या बेवकूफ़ी ना करना, है ना, कि पता चला mg से दिखा रहे हो कि तो हमारा तो सिंबल यही है, फिर दोनों तरफ mg काट दो, ऐसा नहीं करना। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ये देखा गया, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन, ये देखा गया। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका मैं दूंगा। देखो इधर ध्यान दो, ये डब्बा है, ठीक, मैं इसको अपने हाथ के बीच में एकदम हल्के से फंसाता हूँ, देखो फिसल रहा है, स्लिप कर रहा है, मैं नीचे रोक देता हूँ, नहीं स्लिप कर रहा है बिल्कुल हल्के से, देखो ये गिर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोक लूं, अब ये नहीं गिर रहा, मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ऐसे, और इधर से लगा रहा हूं ऐसे, ये दोनों फोर्सेस क्या हो गई, बैलेंस्ड है। नीचे को क्या लग रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इमेजिन करो, नीचे को क्या लग रहा है, वेट mg, वेट व्हाटएवर यू वांट टू से, वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, मैं ऊपर को फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मेरा कोई कंपोनेंट, एक उंगली से भी रोक सकता हूं मैं, ऐसे रोक लो, देखो 90 डिग्री पे लगा रहा हूं, बिल्कुल परपेंडिकुलर, और तुमको नहीं सर आपकी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी हो गई होगी, है ना, तब क्या, तो चलो ऐसे रखा, परपेंडिकुलर रोका हुआ है, ये तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही वाहियात से काम है, पर कर सकते हो, अभी भी नहीं गिर रहा ना, हम तो इधर को फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, लेकिन ये बॉडी नीचे नहीं गिर रही, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स जो नीचे गिरने से रोक रहा है, और वो कौन सा फोर्स हो सकता है, कुछ नहीं समझ में आया तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं समझ में आया तो फ्रिक्शन, और कैसे लग रहा है, ये दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने दे रहा है, और हल्के पकड़ने पे क्यों गिर रहा था, क्योंकि हल्के से पकड़ा है तो दोनों जो दबाने पे इसको ऐसे नॉर्मल रिएक्शन कम लग रहा है, और ज्यादा दबाने पे ज्यादा लग रहा है, तो जब इन दोनों के बीच में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन, जब नॉर्मल रिएक्शन कम है तो फ्रिक्शन भी ये नहीं रुक पा रहा, और जब हमने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन बढ़ गया। अच्छा एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, इसका मास है मान लो 100 kg, मानने में क्या जा रहा है 1 kg मान लो, 100 kg थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एक हाथ से रोकना, ठीक है ना, ठीक पक्का, इस पे नेट फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, g की वैल्यू है 9.8, इस पे नेट फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, रुका हुआ है ना, नीचे वेट ऊपर फ्रिक्शन, दोनों बराबर होंगे, कॉमन सेंस, बढ़ा दें अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया, तो अब सवाल है फ्रिक्शन बढ़ गया कि फ्रिक्शन कम हो गया, बढ़ गया, पहले फ्रिक्शन और वेट बैलेंस थे, अब फ्रिक्शन बढ़ गया, तो इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया, बताओ बताओ क्यों नहीं गया, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी फोर्स है बाहर वाली, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगेगा, ये हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में क्या करेगा, वैरी करेगा, तो अगर एक ऑब्जेक्ट, मैं कंडीशन बना देता हूं, ये वॉल थी, ये हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रेस किया, ठीक है, इस पे फोर्स लगाई कैपिटल एफ, इधर से लगा नॉर्मल रिएक्शन जिसकी वैल्यू थी कैपिटल एफ, ऐसे कुछ हुआ, अगर फ्रिक्शन की बात करूं तो नीचे को क्या लग रहा है, mg, और इस mg को रोक कौन रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत ध्यान से समझना, mg और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, बैलेंस, क्योंकि ये रुका हुआ है, हम ये ऐसे दीवार है, हम इसको ऐसे रोके हुए हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन बनी, ये दीवार है, हम इसको ऐसे रोके हुए दबा के, अब चाहे हम कितना भी फोर्स बढ़ा दें, कितना भी बढ़ा दें, कितना बढ़ा, तुम 10 गुना 20 गुना 1000 गुना कर दो, अगर ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स बराबर कुछ भी कर लो, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगेगा जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अक्सर हम ये गलती करते हैं एज अ स्टूडेंट कि हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही इमेजिन कर लेते हैं, तुम्हें कंडीशंस भी नहीं, ठीक, तो पहली चीज क्या चेक करनी है, कोई आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या, दो बॉडीज का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, काइनेटिक फ्रिक्शन वही फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला भी बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, पहले चेक करो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, फिर ये चेक करो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, फिर ये चेक करो कि कहीं हमारी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा तो नहीं लग रहा है, लग रहा है तो कुछ और भी रोक रहा होगा, नहीं लग रहा है, सिंपल, जितनी एक्सटर्नल फोर्स उतना फ्रिक्शन। अक्सर क्वेश्चन में कह देते हैं कि मैक्सिमम ही लग रहा है, लिमिटिंग ही लग रहा है, तब तो डायरेक्ट इस केस को लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, तो फ्रिक्शनल फोर्स, इसको एफ एस से दिखा देता हूं ताकि याद रहे, ये कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक कांस्टेंट आएगा,
उस कांस्टेंट को बिना वजह हम म्यू से दिखा देते हैं, और क्योंकि स्टैटिक है तो म्यू एस लिख दिया। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है एंड इसका मल्टीप्लाई एन से होता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, याद रखना है। अदरवाइज जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। तो प्लीज इसको नोट कर लो। म्यू की एसआई यूनिट निकालो जरा कि क्या होगी। डायमेंशंस तो पढ़ चुके हो तुम लोग। हाँ भाई, म्यू की एसआई यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ रही है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स। फोर्स को फोर्स से डिवाइड करो, यूनिट क्या आएगी? डायमेंशनलेस। मीटर स्क्वायर कहां से निकाल दी? समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है ना? जो म्यू होता है वो जनरली 0 से 1 के बीच में होता है। 0 तो आइडियल कंडीशन, फ्रिक्शनलेस हो गया तो 0 हो गया। जनरली ये 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का सिंपल फंडा है, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स, अब क्योंकि हम वो सब पूरी थ्योरी देख चुके हैं पीछे की, इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। ठीक, यानी कि जब बॉडी चलती है तो एक अलग कांस्टेंट आता है। म्यू एस अलग है और म्यू के अलग है। स्टैटिक फ्रिक्शन के समय जो कांस्टेंट होता है वो अलग है और काइनेटिक फ्रिक्शन के समय कांस्टेंट अलग है। और अगर ये कांस्टेंट अलग है, देखो नॉर्मल रिएक्शन तो सेम है, अगर कांस्टेंट अलग अलग है तो हम एक ये भी चीज कह सकते हैं कि कोई एक ज्यादा होगा एक कम होगा। हर केस में मिलेगा तुम्हें, हर केस में, कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। और हम कौन से स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऑलवेज, बहुत रेयरली कभी तुमको कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी गई तो दे दी गई, अदरवाइज यही होगा। ऐसा क्यों? जब हम ओरिजिन पढ़ेंगे ना थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ये बताएंगे। अक्सर तुमने देखा होगा कोई भी चीज को चलाना मुश्किल होता है, उसको चलाए रखना आसान होता है। कोई भारी सा ऑब्जेक्ट है, उसको ढकेलना चालू करो, चलाना मुश्किल है, स्टार्ट करना मुश्किल है, बट एक बार चल दे तो बड़ी आसानी से चलता रहता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है। लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं। अभी मत करना सर हमने तो आधा न्यूटन इधर लगाया और तो बैलेंस हो गया, बेसिक है। तो ये क्लियर है ना एकदम? तो काइनेटिक लगेगा तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, स्टैटिक लगेगा तो 0 से लिमिटिंग के बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, एकदम क्लियर? कुछ सवाल करते हैं बड़े ही आसान से, बहुत आसान आसान सवाल लेंगे। आज सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ये एक सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। फ्लैट का मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पे म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.7 और म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.3 और हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और हमने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, तो फ्रिक्शन बताओ होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा? मैं जरा पॉज कर देता हूं क्योंकि फालतू का समय बर्बाद होगा वरना। सबसे पहली चीज क्या चेक होगी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन की जी की वैल्यू 10 ले लेना है ना, आसान रहेगा चीजें। तो एफ मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। अच्छा, एन कितना आ रहा है इसमें? एन कितना आ रहा है? नीचे को वेट, ऊपर को एन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा ना, नीचे को वेट, ऊपर को एन। क्या ये ब्लॉक ऊपर या नीचे गया? और ना ऊपर गया ना नीचे गया तो दोनों बराबर, यानी यहाँ इस केस में एम जी एन के बराबर है। तो हम इसको म्यू एस एम इंटू जी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के देखते हैं, ये आ रहा है 0.7 इंटू एम इंटू
जी, उल्टा लिख दिया, कितना आ रहा है 7 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है वो 7 न्यूटन का लग सकता है। और हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये चल पाएगा, क्यों चलेगा, 0 से 7 के बीच में फ्रिक्शन लग सकता है, ठीक। और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो उतना ही लगेगा जितनी फोर्स लग रही। फोर्स कितनी 5, क्या 5 0 से 7 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर लेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगा 7 न्यूटन, बिल्कुल सही। अगर 7 न्यूटन लगा तो ये बॉडी किधर जाएगी, हम इधर खींच रहे, बॉडी उधर चली गई, गड़बड़ हुआ। न्यूटन का लॉ हमेशा रहेगा। न्यूटन ने क्या बोला, क्या ये बॉडी जाएगी चलेगी, कोई भी चीज पे अगर तुम फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाओ तो वो बॉडी नहीं चलेगी। पर ऐसा नहीं कि इधर पुश करो तो उल्टा चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ट्राई करके देख सकते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 7 है और अभी कितना लग रहा है, तो यहां पे भी कितना लगेगा 5 न्यूटन। यही चीज चेक करनी थी हमें कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो इधर वाला फोर्स बराबर। लेकिन मान लो हमने फोर्स लगाया 8.5 न्यूटन, अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा 7 न्यूटन। 7 न्यूटन तो तब लगता जब ये कैसा होता स्टैटिक। अब चल दिया है, अब काइनेटिक वाला यूज करेंगे, ठीक है ना, करो। बढ़िया, इसमें दिमाग बहुत लगता है, मजा आती है। तो एफ मैक्स समझे ना कैसे निकालना है, जरा बताओ कितना लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। हम्म 0.3 इंटू 1 इंटू 10 तो 3 न्यूटन आ गया। और नेट फोर्स कितना निकाल सकते हैं हम लोग 5.5 न्यूटन, समझ में आया। नेट फोर्स आ गया तो नेट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एम ए रख करके, है ना, ये निकाल लेंगे। बड़ी आसान सी चीज है, एकदम क्लियर, सीधा सीधा वाला क्लियर है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, ठीक है। ये एंगल है 37 डिग्रीज का। साइन 37 की वैल्यू 0.6, कॉस 37 की वैल्यू 0.8 स्टैंडर्ड वैल्यू है। 3 4 5 साइड का एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तब ये एंगल्स बनते हैं, याद कर लेते हैं। मास रखा हुआ है 2 किलोग्राम का, म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.6, म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.4। बताओ ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, जी की वैल्यू 10 लेनी। ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा ये भी बताना है, नहीं चलेगा तो भी फ्रिक्शन कितना लगेगा ये भी बताना है। चलो ट्राई करो। चलो भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले देखो, ठीक है ना। हमें पहले ये तो पता हो लग कौन कौन सी फोर्सेस रही हैं, तब तो फ्रिक्शन निकालेंगे। तो कलर चेंज कर देते हैं ताकि चीजें साफ साफ दिखाई दे जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी मुझे नहीं पता क्या खिचखिच करेंगे हम लोग। तो इस पे नीचे को क्या लग रहा है mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऐसे क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। और अब कोई ऊपर को तो इसको खींच नहीं रहा है, ये नीचे को जाना चाह रहा है, और क्योंकि ये नीचे को जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर को एक्ट करेगा, इसके उल्टा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो जो फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन ये होगा। ये समझ में आया, ठीक। ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, बड़ा आसान हो जाता है परपेंडिकुलर वाले में। इसके कंपोनेंट लेते हैं, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, m अगर ये थीटा है तो ये भी 37 थीटा हो जाएगा, mg cos 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर को आएगा mg sin 37 डिग्रीज। ये समझ में आया। नीचे को वेट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अब ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है ना, तो ये दोनों तो बैलेंस होंगे।
अब ये नीचे जा रहा है कि नहीं वो अलग बात है, पर ये दोनों कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन क्या लिख लेनी चाहिए हमको, mg cos 37 बराबर n। ठीक, mg cos 37 की वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 0.8 कितना हुआ, 20 इंटू 0.8 0.8 ना, कितना हुआ 16 न्यूटन, 16 न्यूटन। हाँ, तो n की वैल्यू आ गई 16 न्यूटन, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन, यही हो सकता है ना, म्यू एस इंटू एन। यहां म्यू एस इंटू एम जी मत रख देना, एम जी रख दिया क्या, एम जी रख दिया था ना, कोई बहुत लोग रखते हैं। ओके, म्यू एस इंटू एन। तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं, एफ मैक्स। मैं मैक्स क्यों लिखता हूं, ताकि मुझे याद रहे, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इसी से तो कंपेयर करेंगे हम। तो एफ मैक्स आ गया म्यू एस यानी कि 0.6 और एन आ गया 16। अब 16 का टेबल मुझे आता होता तो मैं आज कहीं और ही होता, यही तो सबको लगता है ना कि 13 का टेबल याद कर लो, 16 याद कर लो, तो 96 है ना, 9.6 न्यूटन। तो एफ मैक्स कितना आ गया, 9.6 न्यूटन। अब वेट का इधर वाला कंपोनेंट देखो, भाई ये चलाना चाह रहा है ना इधर को, और एक फ्रिक्शन रोकना चाह रहा है, फ्रिक्शन इधर चलाना नहीं चाह रहा, फ्रिक्शन रोकना चाह रहा है। तो वेट का कंपोनेंट इधर को निकालो, m हो गया 2, g हो गया 10, sin 37 हो गया 0.6, कितना हुआ 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन इधर लग सकता है, लग रहा है, ये लग ही रहा है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 9.6। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, 12 न्यूटन 9.6 न्यूटन कौन ज्यादा है, तो चलेगा। और अगर ये चलेगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। इतनी बकवास सब बेकार हो गई, हमने ये चेक कर लिया कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है ना। यानी कि आप कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। और काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स जो भी एक्ट कर रहा है वो है म्यू इंटू एन यानी 16। तो इतनी ही फ्रिक्शन लग रही है। अब इससे मतलब नहीं कि वो कहां से कहां तक है, जो चल दिया तो यही फोर्स लगेगी। और क्या तुम अब नेट फोर्स बता सकते हो कितनी लग रही है इस पे, इस डायरेक्शन में, 12 में से इतना माइनस कर दो, कितना बचा 5.6 न्यूटन। अब हम इसका एक्सेलरेशन निकालें, कुछ भी निकालें, हमें क्या समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या तुम्हें लगता है यहां एक पुली नहीं डाला जा सकता है, डाल दो। क्या उस ब्लॉक और इस पुली के बीच में एक और ब्लॉक नहीं आ सकता है, डाल दो। अब क्या उस पुली के इस तरफ कोई दूसरा ब्लॉक नहीं आ सकता है जो अलग अलग एंगल पे, करते रहो छीछा लेकर खुराफात, हमें क्या, हमको बेसिक्स पता है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ लो, परपेंडिकुलर पैरेलल व्हाटएवर जो भी हो रहा हो, अगर हो रहा है तो। दूसरा स्टेप ये चेक करो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, जो होता है स्टैटिक का लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को जो अपोज कर रहा है, वैसे तो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है बट डायग्राम में तो दोनों ही बन गए ना, तो जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट लग रहा है, उल्टा लग रहा है, अगर वो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। और अगर लिमिट, और फिर अगर नहीं चलेगा तो जितनी फोर्स लग रही है उतना फ्रिक्शन लगेगा। अगर चल देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला ही होता है और डायरेक्ट हम वही लगा देंगे। बढ़िया तरीका है ना। तो तुम एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, हाँ ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, कुछ फ्लो चार्ट पढ़ा है, इफ यस तो ये, इफ नो तो ये, तो हम पहले चेक करेंगे, है ना। इसको लिख लेता हूं मैं इस बात को, बकवास चीजें हटा के। इतनी सी बात करते हैं बताने के लिए, ब्लॉक खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, है ना। अब कहोगे सर कहाँ इस्तेमाल होगा जीवन में, गाड़ी स्लोप पे खड़ी करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, सब कैलकुलेशंस होते हैं। बारिश हो गई तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऐसा ना हो ब्रेक लगा के खड़ी करिए, बारिश हुई गाड़ी भी चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। हाईवे देखें, हाईवे से बैंक्ड होते हैं, थोड़ा सा हाईवे से घूम रहे हो, जहां गोल टर्न होता है वो थोड़ा सा से मुड़ा हुआ होता है, स्टाइल के लिए होता है क्या, यही एंगल का फर्क होता है, यही एंगल है। ये कितने एंगल पे होगा कि गाड़ी
तेज स्पीड में ऐसा ना हो हाईवे तोड़ के निकल जाए। ये सब सब कैलकुलेटेड है, सब जरूरी है। तुम्हारी चलती गाड़ी को रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। तुमने ब्रेक लगाया, उससे क्या रुका? गाड़ी नहीं। ब्रेक लगाया तो क्या रुका? टायर। व्हील रुका, टायर रुका। और टायर पे क्या लगा? और जब गाड़ी खड़ी हुई थी और तुमने टायर घुमाना चालू किया तो गाड़ी को आगे किसने बढ़ाया? इंजन ने? टायर ने? फ्रिक्शन। देखो गाड़ी चला भी फ्रिक्शन था, रोक भी फ्रिक्शन था। साइकिल की बात करो, साइकिल देखी? मैं बना रहा हूं है ना। प्लीज, ड्राइंग तो तुम सब जानते ही हो पहले से। यू आर नॉट हियर बिकॉज ऑफ माई ड्राइंग स्किल्स। ऐसी कुछ होती है ना। होता है यहाँ पे पैडल होता है, दूध वाली साइकिल हो जो। उल्टा बन गया क्या? भाई इधर को होगा ना, तो उल्टा पैर थोड़ी फंसा के घुमाएंगे। और कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। इतनी मेहनत करके हमने साइकिल बनाई। अब ठीक लग रहा है, ठीक है ना। साइकिल अपनी जगह पे खड़ी हुई है, हम साइकिल को चलाना चालू करते हैं। अब बताओ फ्रिक्शन किधर को एक्ट करेगा? इधर को। साइकिल को चलाया किसने आगे? फ्रिक्शन ने। चलाया आगे किसने? फ्रिक्शन ने चलाया। और चलती साइकिल को अपोज कौन कर रहा है? चला भी फ्रिक्शन था, अपोज भी फ्रिक्शन कर रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। आज का होमवर्क है यार, सोचना इस बात को। इस साइकिल में फ्रिक्शन किधर लगता है? सवाल ही गलत है। साइकिल में कितने टायर हैं? ठेला चला रही फ्रिक्शन के, साइकिल के नाम पे। वो वेलकम मूवी वाला आलू ले लो वाला सीन चल रहा है, इधर ध्यान देना। तो साइकिल में 2 टायर हैं, क्या दोनों में फ्रिक्शन आगे लगेगा? क्या दोनों में फ्रिक्शन पीछे लगेगा? क्या पीछे वाले में आगे, आगे वाले में पीछे, या आगे वाले में आगे, पीछे वाले में पीछे? क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा? सोचना, ठीक है ना। नहीं तो साइकिल या ठेला, जो भी तुम लोग का मन हो, 4 टायर का है तो ठेला ही है, वो साइकिल नहीं है ना। तो आप उसको चला के देखना, इमेजिन करके कि क्या हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से। फिर मैं बताऊंगा अच्छे से नेक्स्ट टर्न पे, बिना रिकॉर्डिंग के। ये रिकॉर्डिंग वाली बातें नहीं, अच्छी बातें नहीं, साइकिल की बातें करते इतनी मेहनत करके। तो मैं क्या बता रहा था, सबसे पहली चीज कि क्या हमको देखना है कि एफ मैक्स चेक करो। सबसे पहला स्टेप क्या है? एफ मैक्स निकालो। ठीक, अगर एफ मैक्स निकाले को, मेरे को फ्लो चार्ट याद नहीं है कैसे क्या बनता है, बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसके बाद से नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अगर इसके बाद वो इफ वाली कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ मैक्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन के ही डायरेक्शन वाली, यानी कि जिस लाइन ऑफ एक्शन पे फ्रिक्शन लग रहा है। अगर एफ मैक्स फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा हो जाए तो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया ना, तो बॉडी विल नॉट मूव, नो मोशन। और बॉडी नहीं चलेगी तो जो एक्चुअल फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। ये नोट करने की जरूरत नहीं है यार, ये तो मैं ऐसे बना दे रहा हूं, हर चीज मत नोट करो। यहां तक समझ में आया? फ्लो चार्ट ऐसे बनाते हो ना। तो इफ एल्स वाली कंडीशंस पढ़ी है ना, हम लोगों ने C++ पढ़ा था, पाइथन में यही होता है। ऐसे पाइथन में भी होता है ना इफ एल्स। अगर है पहले चेक करो, अगर ये ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल से, अगर हो सकता है ज्यादा, तो फिर जितना एक्सटर्नल है उतना फ्रिक्शन लग रहा है, खत्म, अटैक। लेकिन ये कंडीशन यस पे है। अगर नो है कंडीशन, तब क्या चेक करेंगे हम लोग? तब क्या चेक करेंगे? अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स से कम रह गया, यानी बॉडी क्या हो गई? चल दी। और एक बार बॉडी चल दी तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? एफ के इक्वल्स म्यू के इंटू एन, तब ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट सा घटिया था, तुम बना लो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, छपवा करके प्रिंटेड शीट हम देना चालू करें। बेसिक्स याद रखना है क्या हो रहा है।
फ्रिक्शन कब लगेगा? जब रिलेटिव मोशन होगा। कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि क्या बॉडी चल दी कि नहीं चली। चलेगी कि नहीं हम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करके। ठीक है, कठिन है क्या चैप्टर? पिछले कॉन्सेप्ट्स में मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। जैसे बर्गर बनाया, पिज्जा बनाया, अब बर्गर पिज्जा आ गया, देखा है डोमिनोज में बर्गर पिज्जा बना दिया। टेक्निकली वो आलू का पराठा है, हाँ मैंने खाया बार। थोड़े दिन में पिज्जा बर्गर आएगा। तो हम बना सकते हैं कुछ भी। हम बर्गर खाते हैं ना, कल मैंने खाया इसलिए बता रहे हैं। तो 2 बन के बीच में एक आलू पैटी रख दी। अगर मैं उल्टा कर दूं, 2 आलू पैटी के बीच में ब्रेड लगा लूं तो कुछ और बन जाएगा। और फिर इसको बर्गर के बंस के बीच में डाल दूं तो फिर कुछ और बन जाएगा। तो बनाते रहो कुछ ना कुछ। वैसे यहाँ पे भी फ्रिक्शन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वॉट एवर हैपन्स इन योर वर्ल्ड। अब हम इसको कहीं भी ले पड़े, कहीं भी जहां मनो लगा दो फ्रिक्शन। अभी तक क्या चल रहा था? ऑल पुलीज आर लाइट एंड फ्रिक्शन लेस। अब फ्रिक्शन भी डाल दो। पुली पे भी फ्रिक्शन, अभी पुली पे फ्रिक्शन नहीं डालेंगे, बहुत जहरीला सा हो जाएगा। पुली पे भी डालेंगे, अभी नहीं, थोड़े समय में डालेंगे। तो अब ये तुम कहीं भी लगा दो। तुमने वो पढ़ा कौन सा पहला काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर? ठीक है, फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन फिक्स्ड है। एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, फ्रिक्शन फिक्स्ड है। ऑब्जेक्ट रोलिंग वोलिंग नहीं कर रहा है, सीधा सीधा चल रहा है मान लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा है और एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, तो क्या फिर हम न्यूटन की इक्वेशन नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। हम भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन भी उल्टा लग रहा है, और दोनों की वैल्यू फिक्स्ड है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी फिक्स्ड है। फिर हम न्यूटन की इक्वेशंस लगा सकते हैं, और न्यूटन के लॉज में तो हम इसको लगा ही सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और एडवांस्ड, IIT एडवांस नहीं, इसको और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर डायमेंशंस का हमको रिवीजन भी करना है अभी।